हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं थर्ड पेपर का 5वां यूनिट का नाम है भारतीय शिक्षा व्यवस्था की उभरती तस्वीर 1992 के बाद की। यूनिट आपका 12 नंबर का है और 12 नंबर हासिल कर सकने वाले सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए, और वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के बारे में हम जानते हैं। पहला बिंदु देखिए, सभी बालक बालिकाओं को औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा देना इसका उद्देश्य। और दूसरा बिंदु, बालक बालिकाओं तथा समाज के वंचित वर्गों के बीच में नामांकन ठहराव तथा उपलब्धि के क्षेत्र में अंतर 5% तक कम करना और पढ़ाई ना छोड़ने देना और बच्चों का स्कूल के प्रति आकर्षण करना, यहाँ पर इस तरह से ध्यान रखना है आपको। और तीसरा बिंदु क्या है, बालक बालिकाओं के विद्यालय छोड़ने की दर को 10% से कम करना। चौथा बिंदु है बालक बालिकाओं के उपलब्धि स्तर में 25% तक वृद्धि करना। पांचवा बिंदु है प्रभावी प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों का संबलीकरण करना। छठा बिंदु है प्राथमिक शिक्षा के सभी क्षेत्रों में समाज की भागीदारी सुनिश्चित करना। इस तरह से बिंदु ध्यान रखने हैं। इसके बाद में बात करते हैं पैरा शिक्षक की संकल्पना। पैरा शिक्षक के बारे में बिंदु ध्यान रखना है। सामान्य रूप से शिक्षक बनने के लिए कुछ अर्हताएं निर्धारित होती हैं, कुछ मापदंड यहाँ पर मापे गए हैं, कुछ योग्यताएं यहाँ पर डाली गई है। और इनकी सेवा शर्तें ऐसी होती है कि इन्हें नौकरी की सुरक्षा, सम्मानजनक वेतन, अवकाश भत्ते, बीमार होने पर दवा की राशि, भविष्य निधि आदि प्राप्त हो और अपनी व्यावसायिक योग्यता बढ़ाने के मौके मिले। जहां शिक्षकों को ऐसी सेवा शर्तें नहीं उपलब्ध हैं और बिना अर्हता, बिना स्थायित्व या सम्मानजनक वेतन और अन्य सुविधा के काम दिया जाता है, तो ऐसे शिक्षकों को पैरा शिक्षक या अनौपचारिक शिक्षक कहते हैं। संविधा के तौर पर इस तरह से आप कह सकते हैं। पैरा शिक्षक की संकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में व्यापक रूप से सामने आई। पैरा शिक्षक सामान्यतः संविदा या ठेके पर काम करने वाले विद्यालयी कर्मचारी होते हैं। इस तरह से ध्यान रखना है बिंदु। और जो नियमित शिक्षकों के समान विद्यालय में शिक्षण तो करते हैं, परंतु नियमित शिक्षकों के लिए निर्धारित जो मानदेय है, जो उनको पेमेंट मिलता है, उतना उन्हें नहीं मिलता और उन्हें कम कालावधि के लिए नियुक्ति दी जाती है। कभी भी उनको हटा सकते हैं। इन्हें पेंशन, ग्रेजुएटी और जैसे लाभ नहीं मिलते हैं, और सभी प्रकार के लाभ जो कि रेगुलर जो परमानेंट गवर्नमेंट टीचर को मिलते हैं, वो लाभ उनको संविदा के तौर पर लगे या ठेके पर लगे शिक्षकों को नहीं मिलते हैं। पैरा शिक्षक की संकल्पना 1980-90 के दशक में बहुत तेजी से इसलिए अपनाई गई क्योंकि सीमित वित्तीय संसाधन होने के बावजूद बुनियादी शिक्षा की मांग को पूरा करना जरूरी था। इनकी नियुक्ति, भर्ती प्रक्रिया, कार्य की स्थितियां पूरी तरह से नियमित शिक्षकों की अलग थी। अलग अलग राज्यों में इन्हें संविदा कर्मियों के आपको नाम भी ध्यान रखने हैं कि अलग नाम से अगर प्रश्न आता है मान लो, तो फिर आप कंफ्यूज मत हो जाना। वहां पर देखिए उदाहरण आप देख लीजिए इनके नामों के। कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षक, शिक्षा कर्मी, शिक्षा मित्र, शिक्षक सेवक, विद्या उपासक, गुरुजी, सामुदायिक शिक्षक, सामुदायिक जन विद्यालय शिक्षक इत्यादि आपको नाम ध्यान रखने हैं। पैरा शिक्षक सर्वप्रथम अनौपचारिक शिक्षा के लिए अधिकृत इंस्ट्रक्टर प्रशिक्षक के रूप में रात्रिकालीन विद्यालयों में प्रौढ़ का जो शिक्षा कार्यक्रम है उनमें नियुक्त होना शुरू हुए थे। इस तरह से बिंदु ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षा के मौलिक अधिकार के बारे में। इसमें देखिए बिंदु आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है और शासन द्वारा देश के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। कुछ इस तरह की बात 20वीं सदी के आरंभ में गोपाल कृष्ण गोखले ने कही थी। ज्योतिबा फुले ने भी शिक्षा को दलितों की मुक्ति का मार्ग मान करके अंग्रेजों से गुहार की थी, लेकिन उस विचार को उस समय तवज्जो नहीं मिली। अंग्रेजों की प्राथमिकताएं भिन्न थी। आज़ाद भारत में भी यह मांग बरकरार रही। 21वीं सदी तक पहुंचते पहुंचते देश में सभी वर्गों को यह महसूस किया जा रहा था कि नए उद्योगों में रोजगार पाने के लिए, खेती की नई तकनीकों को जानने के लिए, संचार माध्यमों को बेहतर उपयोग के लिए शिक्षा को केवल साक्षरता या कौशल अर्जन का माध्यम नहीं, वरन मानवीय गरिमा के साथ में जोड़ करके देखा। इस तरह से बिंदु ध्यान रखने हैं। और अब हम बात करते हैं शिक्षा के अधिकार कानून के तहत शिक्षक के स्तरों के बारे में। एनसीटीई द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता जो कि केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित हो, अध्यापक के तौर पर नियुक्ति के लिए योग्य मानी जाएगी। अध्यापक निम्नलिखित कार्य करेगा। कौन कौन सी कार्य करेगा, आइए उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला बिंदु देखिए यहाँ पर, स्कूल में नियमित रूप से समय की पाबंदी के साथ में अपनी उपस्थिति बनाए रखेंगे। दूसरा कार्य है प्रावधानों के मुताबिक पाठ्यक्रम को चलाएं और पूरा करें। तीसरा कार्य क्या रहेगा, निर्दिष्ट समयावधि में सूचना पाठ्यक्रम पूरा करें। और चौथा कार्य क्या रहेगा, हर बच्चे के सीखने की क्षमता का आकलन करते हुए जरूरत पड़ने पर उसे अतिरिक्त शिक्षण भी प्रदान करें। तो इस तरह से कुछ 4 कार्य आपको ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षा के अधिकार विधेयक के महत्व के बारे में। इसमें देखिए इस अधिनियम में सम्मिलित की गई धाराओं के बाद में हम ऐसी आशा रखते हैं कि शिक्षा को शिक्षण के बहुत सारे पक्षों में हमें आशातीत सफलता हासिल होगी। यही नहीं, बच्चे बाल जीवन और स्कूल से जुड़ी हुई कई समस्याएं धीरे धीरे हाशिए पर चली जाएंगी। विशेष रूप से निम्नांकित परिवर्तन होंगे। इस अधिनियम का पालन करने पर हमें समाज में, स्कूल में और
घर परिवार में धीरे धीरे दिखाई देंगे जो परिवर्तन होंगे। इनमें कौन कौन से परिवर्तन हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। पहला परिवर्तन देखिए, समाज में फैला जातिगत और सामुदायिक जो भेदभाव है वो आखिरकार दूर होगा। परिवर्तन आएगा कि शिक्षक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए अपने कार्य व्यवहार में बदलाव लाएंगे। तीसरा परिवर्तन क्या रहेगा, स्कूल न सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के औपचारिक केंद्र रहेंगे बल्कि उचित देखभाल और सुरक्षित संस्थान के रूप में स्थापित होंगे। यही नहीं, डर के अभाव में स्वतः ही बच्चों की नियमित उपस्थिति यहाँ पर रहेगी। चौथा परिवर्तन क्या रहेगा, स्कूल शिक्षा प्राप्त कराने का ऐसा आनंदालय होगा जहाँ पर निष्पक्षता, पारदर्शिता और भेदभाव रहित नियम के साथ में बच्चे सहभागिता करते हैं और सहभागिता से पढ़ाई करेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है, इतने बिंदुओं को ध्यान रखना है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। इसमें देखिए, लहर, ब्रिज कोर्स, शिक्षक सम्मेलन, माइग्रेटरी छात्रावास, क्वालिटी इंश्योरेंस प्रोग्राम तथा वर्कबुक विकसित करने जैसे अनेक प्रयासों के चलते यह अपेक्षित था कि बच्चों में सभी विषयों को पढ़ने लिखने की आधारभूत समझ विकसित होगी। एसएसए के कई कामों में स्पष्ट प्रगति दिखाई देती है। इसमें नए स्कूल खोलना, विद्यालयों को क्रमोन्नत करना, पाठ्य पुस्तकें व अन्य शिक्षण सामग्री विकसित करना, शिक्षकों का प्रशिक्षण करना आदि काम शामिल हैं। चूँकि एसएसए राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े सभी कामों में संचालन करने की भूमिका में रहा है, इसलिए अभियान के कार्यालय के दौरान राज्य में प्रारंभिक शिक्षा के लिए हुए सभी काम एसएसए के अंतर्गत ही हुए हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद में सर्व शिक्षा अभियान के संचालन का ढांचे के बारे में। इसमें देखिए, एसएसए की जो गतिविधियां हैं, सर्व शिक्षा अभियान की जो गतिविधियां हैं, उनके संचालन के लिए एक अलग पंजीकृत संस्था राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया। इस बारे में ध्यान रखना है। इसके मुखिया आयुक्त होते हैं। मुखिया कौन होता है? आयुक्त होता है। जिला स्तर पर जिला परियोजना समन्वयक एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक और ब्लॉक स्तर पर खंड संदर्भ केंद्र बनाए गए हैं। ये सभी पहले से कायम शिक्षा संचालन के ढांचों की अतिरिक्त हैं। योजना निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं तो सर्व शिक्षा अभियान में योजना निर्माण के काम में व्यापक भागीदारी का प्रावधान रखा गया है। इसमें जन समुदाय, जनप्रतिनिधि और विद्यालय के शिक्षक शामिल होते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर बनाई जाने वाली योजनाओं में पंच, सरपंच, शिक्षक, अभिभावक व अन्य सरकारी विभागों के अधिकारी भागीदार होते हैं। बिंदु आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं विद्यालयी शिक्षा के बढ़ते निजीकरण के प्रभाव। निजीकरण से क्या प्रभाव पड़ रहा है विद्यालयी शिक्षा पर? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सभी के लिए स्कूल व्यवस्था सरकारों के सामने एक चुनौती थी। ऐसी स्थिति में शिक्षा के प्रसार और सार्वभौमिकरण में निजी विद्यालयों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। हालांकि यह स्कूल एक विशेष वर्ग के बच्चों के लिए ही उपयोगी रही। निजी विद्यालयों की फीस व अन्य जो खर्चे थे वो बहुत अधिक होने के कारण अभिभावकों पर अपने बच्चों की शिक्षा का बोझ बढ़ता गया है। इस विद्यालयों के खर्चों को सामान्य आय वर्ग के अभिभावक वहन नहीं कर पाते हैं। इसके बाद में देखिए, बिंदु आता है शिक्षा में समुदाय की क्या भूमिका रही। शिक्षा के विस्तार में समुदाय सर्वाधिक प्रभावी भूमिका निभाते हैं। आज की परिस्थितियों में विविध समुदायों के प्रभावशाली परिवार व सामुदायिक संगठन, न्याय संस्थाएं, फाउंडेशन आदि शिक्षा के प्रचार प्रसार में अपनी विशेष भागीदारी निभा रहे हैं। बालक बालिकाओं के विकास, उनकी आदतों, व्यक्तिगत विशेषताओं तथा रुचियों पर समुदाय का उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार के समुदाय में बालक बालिका रहते हैं वैसा ही उसका व्यवहार बन जाता है। इस तरह से बिंदु ध्यान रखना है कि जिस प्रकार के समुदाय में बालक बालिका रहते हैं वैसा ही उनका व्यवहार बन जाता है। अगर अच्छे परिवेश में रहेंगे तो अच्छे बन जाएंगे, बुरे परिवेश में रहेंगे, आसपास के जो परिवार है, समाज है, वहाँ पर अगर अपशब्द बोले जाते हैं तो उसी प्रकार की वो वाणी सीखेगा, उसी प्रकार की बातों को सीखेगा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं शिक्षा की उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि समुदाय एवं विद्यालय आपस में समन्वय स्थापित करके काम करें। विद्यालय के सुचारू प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि समाज में रहने वाले सभी लोगों का सहयोग विद्यालय को मिले। सभी लोग विद्यालय में होने वाली गतिविधियों में भाग ले व शिक्षकों का पूर्ण सहयोग करें। इस तरह से बिंदु ध्यान रखना है। और ये पांचवा यूनिट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ठीक तरीके से सारे बिंदुओं को आपने पॉइंट आउट कर लिया है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। जल्दी मिलेंगे अगले यूनिट के साथ में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।